नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी परिचर्चा का विषय है अप्रतिम कथाकार मोहन थपलियाल, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार विजय गौड़ और कथाकार नवीन कुमार नैथानी जी। विजय जी, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे करता हूँ और हम मोहन थपलियाल जी के कृतित्व पर, उनके रचना कर्म पर आगे बातचीत करें। इससे पहले उनका जन्म, उनकी जीविका, उनकी कुल जमा जो जीवन यात्रा है, उस पर आपकी प्रारंभिक टिप्पणी। मोहन थपलियाल जैसे कथाकार के जीवन को देखने की अगर बात है, जन्म स्वाभाविक है कि 1942 में टिहरी में हुआ था जी, और मोटे तौर पर उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही रही। उसके बाद वो आईटीबीपी में नौकरी में लग गए थे, विवाह हो गया था। लेकिन जो उनकी फितरत थी, जो एक आज़ाद ख्याल थे, उसने उन्हें मजबूर किया और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। और यहीं से हम उस मोहन थपलियाल को देखते हैं जी, जो बाद में न सिर्फ हिंदी साहित्य के अंदर बल्कि वैश्विक साहित्य के अंदर भी दिखाई देता है। जी, उन्होंने फिर जेएनयू में एडमिशन लिया और जर्मन भाषा की शिक्षा ली। जी, और बड़ा दिलचस्प है कि जर्मन के मूल से उन्होंने ब्रेख्त की कविताओं का अनुवाद किया। जी, उनकी कुछ कहानियों का भी अनुवाद किया। जी, इस तरह से मोहन थपलियाल एक अनुवादक के तौर पर, और कहानी चूंकि वो बचपन से लिख रहे थे, तो एक कहानीकार के तौर पर वो अपने जेएनयू जाने से पहले भी उनकी कुछ कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी थी। अच्छा। और उसके बाद फिर वो अपनी जीविका के लिए अमृत प्रभात करके एक अखबार है जी, कुछ समय तक उन्होंने वहाँ नौकरी करी। बाद में वो अखबार बंद हुआ, तो उसके बाद एक स्वतंत्र किस्म के लेखन, और ये स्वतंत्र किस्म के लेखन से अपनी घर परिवार को चलाना बहुत बड़ी बात है। हिंदी में खास तौर पर बहुत बड़ी बात है। जिस मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा, और यही बात है कि उनके जो जीवन अनुभव हैं, जो पहाड़ का जीवन अनुभव है, जो शहरी क्षेत्रों का जीवन अनुभव है, वो उनकी कहानियों में भरपूर तरीके से आया है। जी, उनके आलेखों में अगर आप देखेंगे तो स्थानिक स्तर की जो विसंगतियां हैं, वही नहीं, वैश्विक स्तर पर जो पूरे दुनिया में बदलाव होते रहे, उन पर उनकी बहुत मारक टिप्पणियां हैं। जी, तो इस तरह से मोहन थपलियाल एक कहानीकार, एक संपादक, एक पत्रकार, एक अनुवादक और एक डायरी लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। विजय जी, आपकी बातचीत में जो एक ये तथ्य आया कि लेखन से जीविका चलाना, हमारे दौर के कई लोग उस संतरास से गुजरे हैं, जिसमें शैलेश मटियानी भी कमोबेश इन्हीं परिस्थितियों में, जब हम मोहन थपलियाल को समझते हैं तो कुछ शैलेश जी भी याद आते रहते हैं बराबर। नवीन कुमार नैथानी जी, विजय जी की शुरुआती टिप्पणी के बाद ये तो स्थापित हो गया कि जो मोहन थपलियाल जी की जो दृष्टि थी, वो स्थानीय बिंबों के सहारे एक वैश्विक परिदृश्य को टटोलने का जो उनका मिजाज था। लेकिन जो समकालीन हमारा कथा साहित्य है, उसमें आप मोहन थपलियाल को कहाँ पाते हैं? किस जगह उनको पाते हैं आप? देखिए, इस सवाल को हम दो तरह से देख सकते हैं। जी, जो समकाल है, एक लेखक का समकाल से हमें क्या मतलब है? क्या बात है कि वो जब लिख रहा है, क्या सिर्फ एक इतिहास का वह कालखंड विशेष, या एक लेखक का समकाल उसके अपना जो व्यक्तिगत जीवन है वो उसको अतिक्रमित करता है, क्या बात, वो उसके बाद भी जाता है। तो मोहन थपलियाल की जो कहानियाँ हैं, ये देखिए, उनकी कहानियों को हम मतलब मोटे तौर पर एक दो दौर की कहानियाँ हैं जी, और दो ही उनके कहानी संग्रह आए भी। जी, और पहला संग्रह तो मतलब 80-82-83 के आसपास आया था, सोलोमन गुंडे और अन्य कहानियाँ। जी, दूसरा संग्रह काफ़ी बाद में आया उनका। जी, और
उनकी मृत्यु से थोड़ा सा पहले। जी। तो सोलोमन ग्रुंडे जो कहानी है, ये कहानी ही अपने आप में ये बताती है कि मोहन थपलियाल किस तरह के लेखक रहे हैं। क्या बात। समकालीनता के साथ जूझना ये हर लेखक करता है। कोई भी सचेत लेखक है वो उस तरह दो तरह से काम करता है। जो उसका समकाल है, एक तो वो उसको दर्ज करना, उसके साथ टकराना, और जो समकालीन लेखन की जो प्रवृत्तियां हैं वह भी उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। बिल्कुल करती हैं। तो उनसे अलग या उस लेखन की जो प्रवृत्तियां हैं उनसे असहमति जताते हुए कुछ नए तरह से बात को कहना या लिखना। तो मोहन थपलियाल की जो सोलोमन ग्रुंडे कहानी है, यही बहुत एक सहज तरीके से एक नर्सरी राइम है जो पुरानी एक लोक जो फोकलोर है उससे ली गई है कि साहब सोलोमन ग्रुंडे का जन्म जो है इतने हफ्ते के दिनों के अंदर संडे से लेकर के मंडे, और उसकी एक धुन है। जी। इस कहानी का जो विषय है वो बहुत ही मतलब वो कहाँ से वो उठाते, आश्चर्य होता है। जब हिंदी में अभी दलित विमर्श को आने में लगभग जो है करीब करीब 1.5 दशक का समय भी बचा हुआ है। जी। उसके बाद हिंदी में दलित विमर्श आया है। जी। इसका जो पात्र है उसमें धर्मांतरण की भी समस्या जी है, बिल्कुल है। और वो जो है एक दलित पात्र है, लेकिन वो किस तरह से सोलोमन ग्रुंडे जो है उसकी अपनी ज़िंदगी वहाँ जाती है, उसकी ज़िंदगी की जितनी विसंगतियाँ हैं वो सब और जो भारतीय समाज के अंदर की जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था के बीच में पिसना, उसके अंदर की गरीबी, ये सारी चीज़ों को वो जिस तरह से सामने रखते हैं वह अप्रतिम है। उसका दूसरा उदाहरण देखने में नहीं मिलता है। तो इस कहानी से ही हम इतना समझ सकते हैं कि मोहन थपलियाल ने 2 स्तर पर काम किए हैं। एक तो कहानी का जो फॉर्म है, उनकी कहानियों का फॉर्म बहुत ऊपर से दिखने में बहुत सीधा लगता है। बिल्कुल लगता है। बहुत सहजता के साथ चीज़ें आती हैं, उसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब हम बहुत गहरे से देखते हैं तो वो बहुत सचेत रूप से उसको बहुत सायास तरीके का एक वो जो सहजता है, वो सायास सहजता है। बहुत कोशिश करके, बहुत प्रयास के साथ लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपका है। वो अपने सारे प्रयास को, अपनी सारी चीज़ों को जो उसको छुपा देते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी जो देन है कि वो एक फॉर्म को लेकर के और नए तरीके से कहानियाँ उन्होंने लिखी। उनकी कुछ कहानियाँ जैसे बहुत प्रसिद्ध कहानी, मतलब बहुत पहले की कहानी है ये, 70 का जो दशक था उसके आखिर वक्त की कहानी है। और खाका जी, खाका कहानी मतलब जिसने भी पढ़ी है वो उस कहानी को भूल नहीं सकता। बहुत 2-3 पेज की कहानी है। और खाका कहानी जो है वो स्केच के फॉर्म में, जो रेखा चित्र है उसके फॉर्म में, कहानी का शीर्षक भी खाका है। और जो पहाड़ के अंदर उसमें एक महामारी हो रही है और लोग जो है धीरे धीरे करके मृत्यु का ग्रास बनते जा रहे हैं, उनको जो है वो शमशान घाट तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। तो उसका रात का चित्र है जी, और वो इतना भयावह चित्र है, आप तो इसको समझ सकते हैं, आप तो खुद चूंकि चित्रकार हैं, कि उन चीज़ों का, उसके जो अंधेरे के जो बिंब है उसके अंदर, उसका अंदर पूरी कहानी का अंधेरापन, उस चीज़ों के वो किस किस तरह से अंदर आता है। और बात के समय में हमें अगर कभी समय मिला तो मैं उस पर ही बात करूँगा। इसी फॉर्म में एक दूसरी कहानी उनकी आई है, शवासन। ये दूसरे दौर की कहानी जो है शवासन है। नवीन कुमार नैथानी जी, आपकी बात को मैं रोक तो नहीं रहा हूँ, पर केवल इसमें इतना और जोड़ देता हूँ कि जो खाका कहानी की आप चर्चा कर रहे हैं, विजय गौड़ इस समय तो हमारे साथ ही मौजूद हैं। विजय गौड़ ने बहुत शानदार ढंग से ये कहानी पढ़ी है और हमने सुनी है। विजय जी, फिर मैं नैथानी जी के पास आऊँ। इससे पहले आपसे ये जानने का मन है कि मोटा माटी आपने जो मोहन थपलियाल को पढ़ा है, उनकी कहानियों की क्या प्रवृत्तियाँ हैं, क्या विशेषताएँ हैं, और वो जो उस दौर की जो बाकी कहानियाँ थी उनसे क्या कोई अलग फ्रेम आपको उनकी कहानियों में नज़र आता है? जैसा नवीन जी कह रहे हैं, और नवीन जी ने भी इस बात को स्वीकार किया जी कि मोहन थपलियाल की कहानियाँ 2 भिन्न तरीके की स्थितियों के साथ आती है। एक जिसको अक्सर मैं एक टर्म के तौर पर अगर कहूँ तो गवई आधुनिक टर्म कहता हूँ, और गवई आधुनिकता का मतलब ये है, मेरा कहना इससे आशय यह है कि जिन कहानियों में संवेदनाओं का खूब जागरण होता है,
हिंदी की ज़्यादातर कहानियों को अगर हम देखें तो वो पाठक को संवेदनशील बनाने की मंशा के साथ लिखी गई कहानियाँ हैं। मतलब उनमें लगातार ये कोशिश होती है, एक रचनाकार ये कोशिश करता है कि जो परिस्थितियों की विसंगति है उसके प्रति लोगों को संवेदनशील बनाए। और मोहन थपलियाल की कुछ कहानियां भी इस तरह से हमारे सामने आती हैं, जैसे रोटी की एक कहानी है जिसमें टिबुली करके कुछ वो एक पात्र आती है, या और भी कुछ कहानियां हैं। पम पम बैंड मास्टर की कहानी है, वो भी कुछ इसी तरह की पम पम बैंड मास्टर की, लेकिन बहुत सुंदर कहानी। एक कुछ अलग तरीके की कहानियां हैं जिनको मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि जिनके मूल्यांकन के लिए जो ये वाली पद्धति है उससे थोड़ा सा हमें और बाहर जाने की जरूरत है। क्या बात है। खास तौर पर जिस कहानी का जिक्र अभी नवीन भाई कर रहे थे कि शवासन, आप देखिए कि जो वर्तमान पूरा दौर है उसमें किस तरह से चीजें हो रही हैं। एक पटरे पर लेट करके शवासन की मुद्रा में, योग मुद्रा में, कहाँ एक तरफ योग को लेकर के तमाम रोग और उनकी बातें की जा रही है कि उसे रोग मुक्ति का मान लिया जा रहा है साधन, ठीक बात है। लेकिन मोहन थपलियाल की कहानी वो रोग मुक्ति की कहानी नहीं है, वो रोग के कारणों की बात करती है। क्या बात है। और उसकी 10 आवृत्तियां होती हैं वो शवासन की। पहली आवृत्ति में वो ऋषिकेश के आसपास का एक दृश्य दिखाते हैं, दूसरी आवृत्ति में वो त्रिवेणी घाट के सामने का जंगल और वहां से उठने वाली जो अंधेरा है, जिस अंधेरे की बात मुद्राएं अलग अलग हैं, अलग मुद्रा, योग की मुद्रा में भी और सीधा लेटा है, पीठ के बल लेटा है। इस तरह से वो जो उसकी जो 10 आवृत्तियां हैं शवासन की, उन 10 आवृत्तियों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो समाज का जो चित्र है वो पूरी तरीके से खुल के आ जाता है। मोहन थपलियाल खुद अपने आप मतलब ब्रेख्त को, चूंकि उन्होंने खूब अनुवाद किया, ब्रेख्त की का एक प्रसिद्ध वो है कि मैं दुखों की को नहीं लिखता, मैं दुखों के कारणों को लिखता हूं। तो शायद मोहन थपलियाल भी जब इस तरह की कहानियों में आते हैं सामने, चाहे वो खाका का मामला हो कि जब खाका में एक पूरा वाक्य है कि मुर्दे बढ़ रहे थे और मड़ोई कम हो रहे थे, मुर्दे बढ़ रहे थे और मड़ोई कम हो रहे थे। तो ये जो त्रासदी है, यहीं पर कहानी समाप्त भी हो जाती है। हाँ, मतलब ये जो त्रासदी है पूरी की पूरी, उस त्रासदी में जो बाहर निकालने वाली जो शक्तियां हैं वो कैसे कम होती जा रही हैं, उनकी चिंताएं लगातार इस तरफ को है। बहुत अच्छा। और इन चिंताओं के साथ ही वो इस बात को भी रखने की कोशिश करते हैं, अगर हम उसको उसके तह में जाकर के देखें, जो चारों तरफ एक तरीके से संस्कृति का झूठ और जो संसाधनों की लूट, मतलब ये पूरी तरीके से जो फैलती जा रही है, इसको एक 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 बार में खोल के रख देते हैं। कहानी एक और है उनकी, अगर आप देखें तो त्रिकोण। हाँ, त्रिकोण है, उसमें भी इसी तरीके का दृश्य है कि एक लड़की है जो विज्ञापन करती है, उसका पिता है जो न्यायाधीश है, जो नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थितियां वो उसे छूट दे रही है, और वो लड़की जिनके लिए विज्ञापन करती है वो मालामाल होते जा रहे हैं, और वो मालामाल किनकी शर्तों पर हो रहे हैं, वो उस राजनीति की शर्तों पर हो रहे हैं, उस राजनीति के साथ गठजोड़ करते हुए हो रहे हैं। तो ये जो सांस्कृतिक तरीके का एक परिदृश्य बन रहा है और इसके बीच में हम झूठी संस्कृतियों को बचाने की बात कर रहे हैं। एक और कहानी अगर आप उनकी देखें तो वो जिसमें युद्ध और प्रेम का जिक्र आता है। जब 1992 का जो दौर था जिसमें बाबरी मस्जिद को ढहा देने की बात आई थी, उसके बाद वो कहानी लिखी गई है और उसमें 1857 का जिक्र आता है। मजेदार बात है कि वो उस हवेली के अंदर 1857 के परिदृश्य को याद करते हैं, और 1857 के परिदृश्य बिना कोई बात कहे, बिना उसको इस तरीके से कहते हुए कि ये परिदृश्य कुछ उसी तरीके से उठ रहा है, इसको कहे बगैर मोहन थपलियाल एक पूरे इतिहास के पूरी प्रकरण को जोड़ के रख देते हैं। बहुत बड़ी बात है। और वहां से उनके बीच में जो प्रेम को पनपने की, जो सौहार्द के भावना की जो बात पैदा करते हैं कि वो पात्र जो है हिंदू कम्युनिटी से आता है और जो लड़की है उसकी वो मुस्लिम कम्युनिटी से, और वो उस प्रेम के उन क्षणों में, उस
उस खंडहर में फिर अपनी नाम लिखते हैं और अपनी तारीख डालते हैं। बहुत ही खूबसूरत कहानी। बहुत खूबसूरत। विजय गौड़ जी, जिन कहानियों, जो मोहन थपलियाल की कहानियों की जिन प्रवृत्तियों की आप चर्चा कर रहे हैं, उन पर कई बार जब बातचीत हम करते हैं तो वास्तव में लगता है कि उनका समग्र मूल्यांकन अभी बाकी है, क्योंकि इतनी अद्भुत कहानियाँ और इतनी जीवंत, और जो आपने शुरू में एक बात कही थी कि वो स्थानीय बिंबों के सहारे एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य को वो पकड़ लेते हैं, ये बड़ी बात है। मैं दोबारा आपके पास आऊँ उससे पहले मैं नवीन कुमार नैथानी जी से ये जान लूँ कि नैथानी जी, एक वो पर्वत का पूरा हिमालय का लोक है जो मोहन थपलियाल की कहानियों में आता है, उसी दौर के जो हमारे बाकी कथाकार जिनमें विद्यासागर नौटियाल, शैलेश मटियानी और तमाम दूसरे, शेखर जोशी, इन सब को भी हम लें, और एक आज का परिदृश्य है, इनकी कहानियों को पढ़कर जिनमें मोहन थपलियाल भी शामिल हैं, वो पहाड़ और वो हिमालय और वो जीवन याद आता है। कुछ उसका अभी आज जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, पहला तो सवाल आपसे यही कि क्या कुछ अंतर पाते हैं? अब जो कहानियाँ आ रही हैं उन कहानियों में ये छिपक हैं मोहन थपलियाल वाले, या चीज़ें बदल गई हैं? भाई देखिए, कहानी जो मोहन थपलियाल की कहानियाँ दरअसल उस तरह से वह मूर्त बिंब नहीं है। वहाँ जो बिंब है ना, वह उनका मूर्तन का वो एक खास तरह का अमूर्तन करते हैं, और उनका असली औजार जो है वो भाषा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। भाषा जो है, उनकी भाषा पर जितना काम है कि उस समय ज़्यादातर कहानियाँ इनकी जो है, मतलब दो दौर कहानियों के हैं, एक मतलब 70 का दशक समझ लीजिए और एक बाद का जो दौर है। तो पहले वाले जो दौर की कहानियाँ हैं वो आकार में छोटी हैं, भाषा बहुत सघन रूप से है, उसमें बाहर के बिंब कम है, सारा खेल भाषा का है। इस जैसे कहानी है उनकी लौटते हुए कहानी जो है वो एक रात की कहानी है। वो लौटता है और 9 साल के बाद घर लौट रहा है। किन परिस्थितियों से आया है ये कहानी में एकदम सीधा सीधा नहीं पता है। वो सिर्फ लौट रहा है, वो एक पोस्टर सा दिखाई दे रहा है, रात का अंधेरा है और पोस्टर को देख रहा है। घर आता है तो घर में भी उसको जैसे कोई पहचान है कि नहीं है, पत्नी से वो मिलता है, ऐसा कोई उत्साह वहाँ नहीं है। 9 साल का एक जो गैप, अनुपस्थिति है बीच में से, उसको लगता है कि वो कहीं वहाँ उपस्थिति नहीं है। और बीच में जो है उसके अंदर एक वो फिर एक चित्र सा दिखाई देता है, सुभाष चंद्र बोस का चित्र है, वो 2 झंडों के बीच में से जी। और जैसे कि कहीं मुक्ति की कोई बात है जी। और वो रात के सवेरे ही जो है, उससे पहले जो है वो चुपचाप वो निकल पड़ता है कि नहीं, वो यहाँ भी उसका आने का वक्त नहीं था, बेहतर है कि वो कुछ करके वो फिर दोबारा चला जाता है। जाते हुए फिर पोस्टर आता है। तो इस कहानी में पूरी तरह से वैसी स्थितियाँ उस तरह से नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन जब आप भाषा, उनकी जो भाषा है उसको आप पढ़ते हैं तो आप भीतर से दरक जाते हैं। एक और कहानी है उनकी, घर और घाट के बीच। घर और घाट के बीच। घर और घाट के बीच भी जो है वो घाट जो हमारे यहाँ जो घाट जो जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है, शमशान घाट, और उसके बीच में से उसमें मृत्यु के बीच मृत्यु और प्रेम, जैसा भी विजय जी ने कहा था कि बड़ी स्थितियों में ये भी इनकी एक निरंतर चलने वाली थीम है। हाँ, बात की कहानियाँ जो है उसमें थोड़ा सा वो मुखर हुए हैं, उनके बिंब बाहर की तरफ भी जाते हैं। जैसे शवासन है एक फॉर्म के तौर पर, तो वो एक अद्भुत किस्म का उसका फॉर्म है। या छज्जू राम दिनमणि जो है ये बहुत उस तरह से बहुत मुखरित होकर के बात कहती है। अब आज की कहानियों की जब हम बात करते हैं तो आज का कहानीकार जो है ज़्यादातर उसके पास इतना वक्त और समय नहीं है कि वो भाषा के इतने घेरे में जाएगा। क्या बात है। आजकल जो कहानियाँ जो कही जा रही हैं उसके अंदर एक तो दूसरे किस्म के भी दबाव हैं, पढ़ने के लिए भी हैं, उसके अंदर पठनीयता बहुत ज़्यादा होगी तो उसके लिए लोग जो ज़्यादातर घटना बहुल, और क्योंकि नया जो जीवन बहुत तेज़ी से बढ़ा है ना, इधर तो इतनी तेज़ी से स्थितियाँ बदली हैं, हमारी जीवन स्थितियाँ बदली हैं कि उनके साथ जब हम पुराने चीज़ों को देखते हैं तो उस तरह से साहित्य के उपकरण और साहित्य के जो लिखने की प्रवृत्तियाँ एकदम से बहुत तेज़ी से नहीं बदलती, लेकिन नई पीढ़ी के रचनाकार जो बहुत तेज़ी के साथ बदलते हुए
वो उससे अलग तरीके से बात कर रहे हैं, उसके कारण दूसरे हैं। ये तो इस बात जी जी। उसके कारण दूसरे हैं मसलन? उसके कारण दूसरे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस समय का जो कम्युनिकेशन, जो संचार का जो साधन है, ज़्यादातर सोशल मीडिया का जो एक हमारी उसमें से हावी हो गया है, और जिसके अंदर लिखने और पढ़ने का जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी भी जो है वो कम हो गया। बहुत कम समय तक आपके पास चीज़ें टिकी रह जाती हैं, कम समय तक आप टिकते हैं, और बहुत तेज़ी से आप बदलती हुई चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं। तो ये सारी बातें जो है इस कारण, ये भी एक बड़े कारण है। जो माध्यम जो है ना, जो पहले अगर उसने कहा था कि साहब माध्यम जो है वही संदेश है, मीडियम इज़ द मैसेज, तो वो उस समय तो ये कोई वैसा वाक्य लगता था, लेकिन अब जब हम इन चीज़ों को देख और समझ रहे हैं तब अब समझ में आता है कि इसका आशय क्या है। बिल्कुल। नवीन कुमार नैथानी जी, आपकी इस बातचीत पे एक जो पक्ष आपने उनका भाषा वाला पक्ष लिया, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मोहन थपलियाल को पढ़ते हुए ये लगता है कि जैसे इतनी सहज और बहती हुई कहानियाँ हैं और वो भाषा सीधे आपके अंतस में उतरती चली जाती है। यही कारण है कि मोहन थपलियाल की जो कहानी आप एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसको कभी बिसरा नहीं पाते, और उसको लिखते हुए तो कई बार मोहन थपलियाल को पढ़ते हुए ये भी लगता है कि सबसे आसान है कहानी विधा, इसको तो कोई भी लिख सकते हैं। इतनी आसान और इतनी सहज और इतनी प्रवाह है उनकी भाषा में, और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो तब समझ में आता है कि इस भाषा को उनकी कहानियों में एक बात और आप ध्यान देंगे जी कि संवाद बहुत कम है, नहीं है, अमूमन नहीं है। लगभग पहले दौर की कहानियों में तो संवाद नहीं ही है, पूरी कहानी में एक भी संवाद नहीं मिलेगा आपको। संवाद बाद की कहानियों में फिर जो कुछ संवाद है, छजुराम दिन वगैरह में है, लेकिन शुरुआती। विजय गौड़ जी, जैसे नवीन कुमार नैथानी कह रहे हैं, कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ, कुछ साल पहले तक तो थपलियाल जी हमारे बीच में ही थे, मतलब और ऐसा भी नहीं कि उस दौर के 2003 के आसपास 2003 के आसपास हो, तो कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ। उस दौर के कई कथाकार पटल पर आए और मोहन थपलियाल भी आए। क्या आपको लगता है कि मोहन थपलियाल का मूल्यांकन साहित्य में उस रूप में नहीं हुआ है जिसके वो पात्र थे? मैं इस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूँ। हमें इस बात की चिंता करनी भी नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात। और मोहन थपलियाल ने भी इस बात की चिंता नहीं की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मोहन थपलियाल ने इस बात की चिंता नहीं करी कि उनका मूल्यांकन हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि हम अगर यदि ये बात करते हैं तो शायद ज्यादती करेंगे मोहन थपलियाल पे जी। क्योंकि मोहन थपलियाल के मूल्यांकन की अगर हम बात करना चाहें तो आप देखिए कि वो अभी जो बात हो रही थी कि आज की कहानियों का और मोहन थपलियाल की कहानियों का क्या लेना देना है, तो दो कहानियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक कहानी है सिद्धहस्त और दूसरी कहानी है छज्जूराम दिनमणि। जिस मूर्तता को लेकर के ये कहानियां लिखी गई हैं वो बिल्कुल शुरुआती दौर है, 90 के आसपास का जो दशक आता है जिसमें नया मध्य वर्ग अपने नए अंदाजों में बढ़ करके आगे आ रहा है भारत का। और सिद्धहस्त कहानी उस जो अंतर्विरोध है उसको लेकर के लिखी जाती है। एक तरफ वो भैंस पालने वाला परिवार है जो उससे अपनी जीविका चलाना चाहता है और वो बहुत परेशानियों के दौर से गुजरता है, और एक तरफ वो दूसरा व्यक्ति है जो एक विदेशी नस्ल के कुत्ते को पालता है और उसका व्यवसाय करता है। और दिलचस्प है कि मोहन थपलियाल, जैसा मैंने कहा कि कोई भी चीज़ आरोपित नहीं करते, बहुत चुपके से एक विवरण डालते हैं जी, बिल्कुल, कि जो भैंसों का जो व्यवसायी जो शुरू कर रहा था वो उसी कुत्ते वाले से उधार लेकर के करता है। क्या बात है। तो ये जो बात के दौर में हम देखते हैं मध्यवर्ग को लेकर के, मध्यवर्ग की इस विसंगति को लेकर, इस अंतर्विरोध, समाज के इस अंतर्विरोध को लेकर के जो आज जो बहुत कुछ लिखा जा रहा है, और चूंकि मोहन थपलियाल का समय और आज का समय, नवीन भी इस बात को स्वीकार रहे हैं, आपने भी इस बात को स्वीकारा कि ये जटिलताओं का समय है, तब चीजें थोड़ी साफ दिखती थी, दोस्त और दुश्मन की पहचान आप थोड़ा आसानी से कर सकते थे। क्या बात है, क्या लेकिन आज दोस्त और दुश्मन की पहचान करना मुश्किल है। बहुत बड़ी बात है। आज आपको कौन मदद करता हुआ, कोई एक टेलीफोन, एक फोन कॉल आपके पास आएगा
वो मदद करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन वो क्या कर रहा होगा इसको जानना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके का जो जटिलताएं समाज की आई हैं, इसलिए मोहन थपलियाल की जो शुरू में जो समकालीनता और उसकी बात भी हम कर रहे थे जी, तो मोहन थपलियाल की समकालीनता और मोहन थपलियाल की कहानियों का वर्तमान कहानियों के संदर्भ में अगर कोई बात है और अगर उसके मूल्यांकन की भी कोई बात है तो यही बात है कि जिन चीजों जो समाज इस जटिलता की ओर बढ़ रहा था उसके शुरुआती चिन्ह कैसे थे, उसको पकड़ लेते हैं, वो उसको उस समय पे पकड़ लेते क्या हैं बात। जिस समय पर हमारे जो रचनाकार है शायद इसको उतने गहराई से नहीं देख बहुत रहे। महत्वपूर्ण बात आप छज्जूराम दीनमणि की कहानी, एक IAS अफसर की कहानी, और वो आइसोलेशन में चला जाता है। आप देखिए कि उसके बच्चे हैं और वो विदेश में जाकर के रह रहे हैं और वो फिर वो अपनी पत्नी के लिए जो अकेली रहती है फिर उसके लिए भी एक पिल्ला लेकर के आता है। तो ये जो आज अगर पूरी रचना प्रक्रिया को देखें, आज पूरे समाज की स्थितियों को देखें तो ये चारों तरफ दिखाई देगा। और इसकी एक और इसके साथ मतलब अगर जब हम बात कहते हैं तो मोहन थपलियाल के मूल्यांकन का जो सवाल है तो ये मूल्यांकन कैसे हो सकता था जब उस समय हमारे पास ये समझ नहीं थी, हम इन चीजों को नहीं देख रहे थे और परिणाम भी नहीं आए थे। ये परिणाम भी नहीं आए थे। तो इन कहानियों को एक बार को एक रचनाकार ने लिखा तो आलोचकों के पास भी वो चीजें नहीं जा पाती थी। दूसरी बात एक और जो थोड़ा सा बस इस पे मैं हल्का सा इसलिए छेड़ना चाह रहा हूं क्योंकि आपने मूल्यांकन की बात करी, तो हिंदी में जो मूल्यांकन का जो सवाल है वो गैर पेशेवराना है। आलोचना गैर पेशेवराना, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। जी, आपका विजय जी, ये जो मूल्यांकन और आलोचना गैर पेशेवराना है, इस पर आपने मुझे ध्यान है कि साहित्यिकी के किसी मंच पर भी हाँ मैं अक्सर इस बात को कहा, इसलिए इसको लेकर के, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बना था कि उसके बाद हम लोगों ने भी परखा इस चीज़ को कि वास्तव में हमारे यहाँ जो आलोचना का पक्ष है वो उसमें एक प्रोफेशनलिज्म जिसको आप कहते हैं वो नहीं नजर भाई देखिए, अगर इसको अगर इस रूप में देखें, आज हम यहाँ बैठ करके अगर मोहन थपलियाल की चर्चा कर रहे हैं तो उसके भी कोई निहितार्थ है ना। बिल्कुल है। क्योंकि हम उसको कहीं जोड़ करके देख रहे हैं कि मोहन थपलियाल उत्तराखंड के निवासी रहे, तो आलोचना का जो स्तर है वो यहाँ पे ऐसे ही हुआ कि जो मित्रवत रही, क्योंकि गैर पेशेवराना रही। तो एक आलोचक क्यों दूसरी किताबें कहाँ से खरीदेगा, क्यों उस पर लिखेगा, क्यों इतना काम करेगा? वो तो उन्हीं पे काम करेगा जो उसके यार दोस्त हैं जिनसे उनको किताबें मिल जा रही हैं, क्योंकि मिल तो से कुछ नहीं रहा। तो और यही संकट पूरा मोहन थपलियाल के जीवन का संकट है जी, जिसमें उन्होंने एक लेखक होना चाहा। जी विजय जी, ये सवाल लेकर मैं आपको इसलिए भी आया था कि मैं कहीं विद्यासागर नौटियाल का, हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल कथाकार रहे, उन्होंने सोलोमन गुंडे जो उनका पात्र है उससे कंपेयर किया था मोहन थपलियाल को। जीवन का कि वो भी चुपचाप आए और चुपचाप चले गए। वो ठीक है कि मोहन थपलियाल में इतना दम तो है कि आज हम यहाँ साहित्यिकी के मंच पर उनके अवदान पर चर्चा कर रहे हैं। नवीन कुमार नैथानी जी, बहुत संक्षेप में मैं आपका जवाब चाहूँगा। मोहन थपलियाल जी की जो परंपरा है, उस परंपरा की कहानियाँ क्या आजकल लिखी जा रही हैं, और जो लोग लिख रहे हैं कुछ नाम आपको ध्यान आते हैं? बहुत संक्षेप में। देखिए, जो परंपरा है वो उस तरह की परंपरा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो एक निरंतर और प्रवाहमान है। और लोग उस तरह से, अब चूँकि लिखने के तरीके बदल गए हैं जी, और आजकल की जो पीढ़ी है, कोई एक दो नाम लेने की बात नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी जिसमें कि वर्तमान समय की विसंगतियों को दिखाया गया होगा, लेकिन उसके तरीके बदले हुए हैं। उस तरह से नहीं है जैसे कि वो उनके समय पर मोहन थपलियाल के, उनके पास तो एक दृष्टि बहुत साफ थी, वो साफ नजर, और आज हमें पता है कि वो कितना सही है। और इधर जो लिखा जा रहा है वो आजकल की जो स्थितियां हैं उनके बीच में से अभी उसका आकलन करना, चूँकि व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिगत अनुभव जो है वो ज़्यादातर जो लिखने के लिए हैं, तो अपने अनुभवों से परे हट करके, उससे परे हटने का भी तो खैर मुझे अभाव दिखाई पड़ता। जी, आपके बातचीत में नवीन कुमार नैथानी जी और विजय गौड़ जी की बातचीत में एक चीज़ जो आई, विजय जी, जो आपने कहा था ना कि उस दौर में, और आपने भी नवीन कुमार नैथानी जी टिप्पणी की थी कि उस दौर में उन्होंने चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया था कि दिशा कहाँ से गड़बड़ हो रही है। बहरहाल, मोहन थपलियाल जैसे विराट कथाकार को एक सीमित समय में उन पर चर्चा करना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके बावजूद सीमित अवधि में जितना आप दोनों विद्वानों ने उनके कृतित्व को लेकर पक्ष उद्घाटित किए, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी बहाने मोहन थपलियाल पर हम चर्चा कर पाए। विजय गौड़ जी और नवीन कुमार नैथानी जी, आप दोनों अपने व्यस्त दिवस के कुछ क्षण यहाँ दे पाए, आपने समय निकाला,
इसके लिए आपका आभार, बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्य की। अगली बार कुछ नए मेहमानों को लेकर किसी नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।